प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना कि SHG के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव का महत्व। वहां पर दो छोटे से क्वेश्चन रह गए। देखो एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि Zn पात्र में FeSO4 विलयन को या यहाँ CuSO4 ले लेता है। जनरली CuSO4 आता है, FeSO4 नहीं आता। FeSO4 थोड़ा कम आता है, CuSO4 ज्यादा पूछता है। तो मैं जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वही लिख रहा हूं कि Zn पात्र में CuSO4 विलयन को रख सकते हैं क्या। क्या क्वेश्चन करता है कि Zn पात्र के अंदर हम CuSO4 को रख सकते हैं। तो ये अपना आंसर पहला तो रहेगा नहीं, फिर कारण देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Zn होता है उसका E नोट होता है वो कम होता है। कम होता है कितना? -0.76 वोल्ट। और जो कॉपर होता है उसका जो E नोट होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है 0.34 वोल्ट। ये अधिक है और ये क्या है? कम। अब ध्यान रखना कि कम E नोट वाले पात्र में अधिक E नोट वाला धातु लवण नहीं रखा जा सकता है। क्यों? देखो, जिसका E नोट ज्यादा है उसका क्या होता है? अपचयन होता है, यानी धातु आयन धातु में परिवर्तित होता है। यानी धातु आयन जैसे ये मान लो Cu+2 Cu में चेंज होता है मान लो। और जो जिसका E नोट कम होता है उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी इसमें धातु धातु आयन में परिवर्तित होती है। अब Zn का पात्र था वो आयन में बदलने लगा। आपको पता है आयन होते हैं वो कहां होते हैं? विलयन में रहते हैं। और आयन जब विलयन में रहने लगे, कार्य रहने लगे विलयन में, तो बताओ पात्र के पास क्या बचेगा? पात्र की जो धातु है वो आयनों के रूप में कहा जाती रहेगी, सॉल्यूशन के अंदर जाती रहेगी और धीरे धीरे पात्र में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? छिद्र। और इन छिद्रों से जो धातु लवण है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। यानी हम क्या कहेंगे कि Zn पात्र में CuSO4 को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि Cu का जो E नोट होता है, क्या होता है? Cu का E नोट होता है वो Zn की तुलना में अधिक होता है, जिससे कॉपर के द्वारा जस्ता क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है तथा पात्र में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये लाइन भी लिख सकते हो। कौन सी लाइन लिख सकते हो? कि कॉपर के द्वारा जस्ता ऑक्सीकृत हो जाता है जिससे पात्र में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि Fe पात्र में CuSO4 विलयन को रख सकते हैं, तो भी अपना आंसर नहीं होगा। क्यों? Fe का भी कितना होता है? E नोट। Fe का E नोट होता है 0.44 वोल्ट, वो भी नेगेटिव। यानी ये भी कॉपर की तुलना में क्या है? कम है, माइनस में, और ये प्लस में। तो देखो कि Fe पात्र में भी CuSO4 को नहीं रख सकते। क्यों? कॉपर के द्वारा Fe ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें क्या लिखना है कि कॉपर के द्वारा Zn ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि ज्यादा वाला क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है और सामने वाली पार्टी को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। तो Fe पात्र में और Zn पात्र में दोनों के अंदर ही हम क्या नहीं रख सकते? CuSO4 विलयन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर जस्ते को तथा Fe दोनों को ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है? दोनों को ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखो अब अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये पीछे वाले टॉपिक के दो क्वेश्चन रह गए थे, तब बताएं। नेमसेट समीकरण। देखो नेमसेट समीकरण एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, और जो अपनी क्या थी पहले राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें नेमसेट समीकरण अलग टाइप से था। उसमें उष्मागतिकी के आधार पर निकालते थे, या सीधा हम इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर निकालते। तो अपना क्या है? नेमसेट समीकरण। नेमसेट समीकरण देखो नेमसेट समीकरण में क्या होगा? जो नेमसेट होता है उसने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या बताया? नेमसेट के अनुसार इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, नेमसेट के अनुसार क्या? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखो कि ये आयन है, ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और M
एन प्लस था एम हो गया, ओनली एस में बदल गया बस आयन। ये देखो आयन है वो एक्यू माध्यम में, जलीय माध्यम में होते, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो गई। ये मान लो जैसे Cu+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cu में बदल गया, वही प्रोसीजर है। किंतु यहाँ मान तो नहीं सकते Cu है Zn है, तो यहाँ हमने मेटल लिया M, कोई भी धातु हो सकती है। अब SHG के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव, SHG के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव क्या करेंगे, SHG के सापेक्ष हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। देखो SHG के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इस रूप में होता है कि E किसका ले रहे हैं, Mn+/M, फिर हम इस रूप में लेंगे E0 Mn प्लस /M माइनस RT नीचे NF, N होता है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कितने ग्रहण करता है। Ln देखो यहां होते हैं उत्पाद और यहां होते हैं अभिकारक। उत्पाद कौन है, N, इसकी सांद्रता लेंगे, ये किस अवस्था में है, S। उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन सा है, किस माध्यम में, जलीय माध्यम, ये इसकी सांद्रता। ये ठोस है यानी Ms की सांद्रता स्थिर रहती है, Ms की सांद्रता स्थिर रहती है, क्या रहती है, Ms की सांद्रता स्थिर रहती है। तो देखो हम Ms को छोड़ दें तो क्या आ जाएगा अपना, E M कैपिटल आएगा, Mn+/M E0 Mn+/M माइनस RT NF Ln, ये छोड़ दिया, नीचे वाला रखेंगे क्योंकि ठोस की सांद्रता स्थिर रहती है तो यहां लेने का कोई औचित्य नहीं है। ये क्या गया अपना कि ऊपर हमने सबसे पहले क्या निकाला, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निकाली। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के बाद में SHG के सापेक्ष हमने इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया तो इसमें हमने उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता लिखी और जो सांद्रता है वो क्या रही है, स्थिर रह रही है। तो हम Ms को क्या करते हैं, Ms की सांद्रता यानी ठोस अवस्था में जो मेटल होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, स्थिर। तो ये मान के चलते, अब हम डेनियल सेल के लिए लेके चलते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, मानना चाहते डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल में एक बार हम एनोड के लिए लेंगे और एक बार किसके लिए लेंगे, कैथोड के। अब आपको पता है जो डेनियल सेल होता है उसमें एनोड का काम कौन करता है, Zn करता है, और जो कैथोड का काम करता है वो कौन करता है, कॉपर। तो M की जगह Zn और Cu को कर देंगे। देखो सबसे पहले मैं कैथोड के लिए लिख रहा हूं, कैथोड के लिए क्या लिख रहा हूं, कैथोड के लिए। कैथोड के लिए देखो क्या होगा, कैथोड के लिए होगा E Mn प्लस था तो Cu+2 Cu बस, क्योंकि कैथोड का काम कौन करेगा, Cu करेगा। अब यहां देखो E0 ज्यों का त्यों, अब M की जगह में Cu मान रहे हैं कैथोड में, Cu+2 Cu RT N क्या है, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 प्लस 2 का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना 2 ग्रहण करना, यानी Cu+2 Cu में बदलता है। तो क्या हो गया, 2F हो गया। Ln यहां क्या गया, Cu+2 Aq, ये इसकी सांद्रता, यह समीकरण 2। अब देखो हम कैथोड के लिए ले लिया, एनोड के लिए देखो, एनोड के लिए, एनोड के लिए लेंगे तो वही जहां Cu है वहां क्या है, Zn। तो क्या होगा, E Zn+2 Zn बराबर E0 Zn+2 Zn माइनस RT 2F Ln 1/Zn+2 Aq किया।
ये समीकरण आ गया 3। सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना सेल के लिए, वो हमने पढ़ा था ई नोट। नोट लगाया था, यहाँ नोट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड विभव दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, ई सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, Cu+2 Cu, और एनोड कौन है, Zn+2 Zn। अब दोनों के मान रख दो, अलग अलग मान रख दिए, तो मान वो, तो ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर होगा, ये मान रख दो, पहले कैथोड का रखूं, कैथोड वाला मान, कैथोड वाला रखेंगे तो ये मान तो है, ये सामने आ गया, ये मान रखना पूरा, ई नोट Cu+2 Cu माइनस RT 2F ln 1/Cu+2 AQ, ये आ गया। अब किसका मान रखना है, ये मान रखना है, माइनस क्या रखेंगे, ई नोट Zn+2 Zn, और ये माइनस माइनस क्या जगह प्लस, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस, तो यहाँ के लिख दूं प्लस RT 2F ln 1/Zn+2 AQ, हो गया। समीकरण 2 से ये मान लो कि समीकरण 2 था वो तो ये था, और समीकरण 3 था वो इसका मान, जो का तो मान रखा। अब देखो अपना क्या बच गया, अपना ये बच गया ई सेल बराबर क्या होगा, ई नोट Cu+2 Cu माइनस ई नोट Zn+2 Zn, ये कर दो। इसमें कॉमन क्या ले लूं, ये मैंने कॉमन ले लिया, माइनस RT/2F कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया अपने पास, बच गया वो मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर ब्रैकेट वाला जो सिस्टम है वो यहाँ लिख रहा हूं क्योंकि आगे आएगा नहीं। यहाँ देख लो क्या होगा, ln 1/Cu+2 AQ, हो गया Cu+2 AQ, इसकी सांद्रता, फिर माइनस में देखो ये माइनस में था, किस दर में, माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो अब की बार ये माइनस वाला बार है, तो अब की बार प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अब की बार क्या लिखेंगे, माइनस ln 1/Zn+2 AQ, ये सांद्रता इसकी, ये अपना समीकरण हुआ। यानी हमने क्या किया कि ई पहले कैथोड का, फिर क्या लिया हमने एनोड का, फिर सेल विभव होता है कि ई सेल बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हमने मान रखा Cu+2 Cu और एनोड मान रखा हमने Zn+2 Zn। अब ई सेल बराबर जो समीकरण 2 का मान आया था वो यहां रख दिया, ई नोट Cu+2 Cu वाले, ये फिर किसका रख दिया, समीकरण हमने 3 का मान रख दिया, इसको हमने सोल्व किया तो इस रूप में आ गया ये, इन दोनों को हमने पहले ले लिया और ये। अब देखो एक सूत्र होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b का क्या होता है, log a बटे b, तो इसको यहां सोल्व करते हैं फिर आगे लिखेंगे हम। अब यहां सोल्व क्या करते हैं कि ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, ये ई नोट सेल लिख सकते हैं क्योंकि देखो ई सिंपल में Cu+2 Cu, ई Zn+2 Zn, सिंपल में है तो ई सेल ये है, और नोट लगा हुआ तो वैल्यू किस में आएगी, नोट में आएगी, तो ई नोट सेल ही आ गया। अब इतना तो कॉमन है, RT/2F तो कॉमन है ही। अब ये क्या आ गया, देखो ये A पार्ट आ गया और ये B पार्ट आ गया, ये इसके बाद में ये लगाएंगे तो Zn+2 ऊपर चला जाएगा और Cu+2 नीचे, यानी ln Zn+2 को मैंने ऊपर ले लिया, कोष्टक में AQ लिखो तो लिख सकते हो, लिखो जरूरी नहीं है, और नीचे क्या लिख दिया, Cu+2 AQ लिख दिया। वैसे एक ने इंसर्ट समीकरण तो यही आ गया अपना, समीकरण 4 लिखो इसको, समीकरण 4 भी एक नेमसेट समीकरण है, किंतु ln को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो नेमसेट के अनुसार इलेक्ट्रोड अभिक्रिया थी, इसको वापस मिटा रहा हूं इतना, क्योंकि आगे आ जाएगा ये पूरा अपना। देखो ई सेल क्या हो गया, ई सेल बराबर ई नोट सेल। एक लिख दो ये बात, एल एन को
log 10 बेस में बदलने पर, 10 बेस में बदलने पर, 10 बेस में बदलेंगे तो क्या होता है, ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस, ठीक है ना। यानी ln को log 10 बेस में बदलने पर ln बराबर होता है, ln क्या होता है, देखो log e को ln बोलते हैं, किसको बोलते हैं, log e बेस को, और जो log 10 बेस होता है वो इसका कितना होता है, 2.34 से गुणा करेंगे तब, यानी ये कह सकते हैं log e होता है वो log जो 10 बेस का 2.303 गुणा होता है, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, तो मान वो का वही है, ई नोट सेल क्यों का क्यों आ जाएगा RT2F, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। ln की जगह हमने क्या लिखा, log 10 बेस। अब log 10 बेस लिखते ही आपको पता है 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2.303 यहां लगाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो हम 2.303 को यहां लिखते हैं 2.303 RT, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 10 बेस हो गया, यहां Zn+2 और ये Cu+2, यानी कोई चेंज नहीं किया, जो समीकरण 4 था वो का वही है, बस क्या किया, जो ln था उसको log 10 बेस में बदल दिया, और ln और log 10 बेस में क्या संबंध होता है, ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस होता है, क्या होता है, ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया, अब ln को चेंज कर दिया तो एक समीकरण ये भी आ गया, समीकरण 5वां, समीकरण 5वां भी नेनसेट समीकरण है। अब हम RTF का मान रखते हैं, RTF, बस RTF चाहिए, R का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यहां T का मान लिया जाता है 298 केल्विन, कितना लिया जाता है 298, और जो F की वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम। इन सारी वैल्यू को रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, E सेल बराबर आता है E नोट सेल माइनस 0.059, ये 2 के 2 आ जाएंगे क्योंकि RTF की वैल्यू रखी है, log 10 बेस Zn+2 Cu+2, तो ये डेनियल सेल के लिए क्या आ गई, नेनस्टेड समीकरण, 3 समीकरण आ गई, समीकरण 5 भी है, समीकरण 4 भी है, समीकरण 6, डेनियल सेल के लिए नेनस्टेड समीकरण व्युत्पन्न की। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निकाली, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में फिर हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाला SHG के सापेक्ष, उसमें उत्पाद बटे अभिकारक, यानी ई सेल बराबर लिखा हमने ई नोट सेल, इस रूप में लिखा था ई नोट सेल, और जो इलेक्ट्रोड था वो अपना लेके चले थे Mn+/M लेके चले थे, और वही ई नोट लगा दिया था। SHG के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव, फिर हमने इसकी सांद्रता किसको नियत मान ली, किसकी, Ms की सांद्रता को नियत माना था, ये सिस्टम था, देखो यही आया था। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के बाद में जस्ट यही लिखा था हमने, एक स्टेप मिटाया मेरे से, तो क्या लिखा, ये लिखा, ये क्या है, SHG के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव लिखा, M की सांद्रता स्थिर रहती है तो समीकरण ये 8 बढ़ के आ गया। डेनियल सेल के लिए कैथोड होता है Cu, तो जहां Mn+ है वहां Cu लिख दिया, फिर यहाँ क्या है, देखो जहां N था वहां हमने 2 लिख दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एनोड क्या होता है Zn, तो जहां हमने Cu लिखा वहां Zn लिख दिया। फिर सेल विभव होता है E सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, और नोट होता है तो नोट के रूप में सूत्र हो जाता है, तो ये कैथोड का मान कैथोड की जगह, एनोड का मान एनोड की जगह, इसको एक बार तो ज्यों का त्यों रख दिया, ये प्लस माइनस था, मान लो माइनस ये पहले से है और एक माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस से प्लस कर दिया, फिर इन दोनों को हमने यहां ले आए और ये RT2F को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू अपने पास आई। फिर हमने क्या किया कि E नोट Cu+2 Cu माइनस E नोट Zn+2 Zn होता है, इस बराबर हम लिख सकते हैं E नोट सेल, क्या लिख सकते हैं, E नोट सेल, क्योंकि ये का ये सूत्र मानो, नोट लगा दिया सभी के तो नोट आ गया, तो E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RT/2F, ये ln है क्यों का क्यों, ये Zn+2 Cu+2, क्यों, क्योंकि log A माइनस log B का सूत्र होता है log A बटे B। अब ये समीकरण 4 डेनियल सेल के लिए नेनसेट समीकरण है, यहां तक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, किंतु ln को यदि हम log 10 बेस में बदल दें, क्योंकि ज्यादातर जो मान मिलते हैं हमें वो log 10 बेस के मिलते हैं,
तो हम क्या कर दिया, ln को log 10 बेस में बदलने पर क्या होगा, ln बराबर होगा 2.303 log 10 बेस। तो log 10 बेस हो गया तो क्या हो गया, 2.303 से गुणा कर दिया और ln की जगह क्या लिख दिया, log 10 बेस। एक नया समीकरण पांचवा आ गया। पांचवा समीकरण भी डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण है। अब हमने आरटीएफ का मान रख दिया, आर का मान होता 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी की वैल्यू होती है 298 केल्विन और जो फेराडे स्थिरांक होता है 96,487। किंतु कैलकुलेशन आसान रहे थोड़ी, इसी कारण मान लेते हैं 96,500 गुलाम मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, 96,500 गुलाम मान लेते हैं। तो इसको 96,500 गुलाम मान लिया, मान रख दिया तो आ गया 0.059 बटे में 2 log 10 बेस Zn+2 क्योंकि वैल्यू होगी वही है ई सेल बराबर। तो ये समीकरण आ गया, समीकरण 6, समीकरण 5 और समीकरण जो 4 है ये डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण है। वैसे तो ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन लंबा हो जाता है, मान लो 2 नंबर में पूछ सकता है, आपको पूछे कि डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण लिखिए, तो कई बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं डेनियल सेल के लिए, तो भी ज्यादा करते हैं क्योंकि यहां ये पूरा टिपिकल हो जाता है, यहां से स्टार्ट करते हैं तो भी चलता है। किंतु 2 स्टेप और लिखने, ऊपर वाले सारा लिखो चाहे थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये क्या है, डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कल हम करेंगे डेनियल सेल का जो नेमसेट समीकरण है उससे हम साम्य स्थिरांक निकालेंगे, फिर हम इस साम्य स्थिरांक पर और किस पर, नेमसेट समीकरण पर न्यूमेरिकल करेंगे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। 2 के लेसन में भी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराए थे, यहां भी टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तो ये क्या आज हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा डेनियल सेल के लिए नेमसेट समीकरण। ये यहां से स्टार्ट हुआ डेनियल सेल के लिए, यहां से कॉमन था, 3 समीकरण निकल के आए, एक तो ये समीकरण, एक 5वां और एक ये 6वां। समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 डेनियल सेल के लिए क्या है, नेमसेट समीकरण है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम करेंगे डेनियल सेल के लिए जो नेमसेट समीकरण है उसे साम्य स्थिरांक की गणना करें। ठीक।